हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर तक के यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। दोस्तों यूपी डीएलएड जिसे पिछले कई सालों में हम लोग इसको बीटीसी के नाम से जानते थे, अगर दोस्तों आपने एडमिशन ले लिया है प्रथम सेमेस्टर में तो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, सबसे पहले जिस आप कक्षा में जाते हैं उस कक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसकी सिलेबस। अगर दोस्तों आपके सिलेबस की जानकारी आपको है तो आप पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं और एक रणनीति बना करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग आज के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों इसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ओनली उन सब्जेक्टों की बात करेंगे जिनकी हम लोग परीक्षा देते हैं लिखित, और बाकी सब जो है दोस्तों आंतरिक मूल्यांकन होता है स्कूल के लेवल का होता है तो उसको बात नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पे जितनी सब्जेक्ट हैं लगभग 8 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलती है। अब इसी को देखेंगे दोस्तों किसमें कितना नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, और इसको हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें बाल विकास का, तो बाल विकास इधर देखेंगे दोस्तों लिखित और आंतरिक दो चीजें बात करेंगे। लिखित जो होता है दोस्तों आपका एग्जाम होता है, और आंतरिक में स्कूल के लेवल से आपको प्रैक्टिकल वगैरह करा करके आपको नंबर दिए जाते हैं। तो बहुत ही अहम भूमिका होता है ये आंतरिक नंबरों का भी और लिखित का, ठीक है। अब चलिए दोस्तों ये बात करते हैं हम लोग शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये एक सब्जेक्ट है जो दूसरी सब्जेक्ट है, ये आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है दोस्तों। ये भी 50 नंबर का होता है और 50 नंबर आपको आंतरिक भी मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी सब्जेक्ट जो है विज्ञान। विज्ञान का जो लिखित परीक्षा होता है दोस्तों वो 25 नंबर का और आंतरिक भी 25 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर के दोस्तों 50 नंबर के आपको मार्कशीट पे मिलते हैं, और इसमें टोटल जो है कि 100 नंबर मिलता है। और गणित में बात करेंगे तो दोस्तों गणित में भी 25 नंबर आंतरिक और 25 नंबर लिखित मिलता है। सामाजिक विज्ञान में भी दोस्तों बात करेंगे 50-50 मिलता है, यानी टोटल 100 नंबर का होता है। हिंदी में भी दोस्तों 25 और 25, और संस्कृत में भी दोस्तों 25 और 25, और कंप्यूटर में भी दोस्तों 25 और 25 मिलता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है या अभी आपका एडमिशन प्रक्रिया चल रही है या आपको भविष्य में एडमिशन लेना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आपको बता दें हमारे टीचर तक यूट्यूब चैनल पे हरिशंकर सर द्वारा और मेरे द्वारा आपको यूपी डीएलएड का, या आप कहीं भी से भी डीएलएड करते हैं तो आपके लिए हर जो है कि सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ से मिलने वाली है जल्द ही। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। अगर सर्च करने पर अगर यूट्यूब में अगर चैनल नहीं आता है तो आप @ लगाइए, उसके बाद टीचर तक और 24 लिख दीजिए, चैनल जो है कि आपके लिस्ट में आ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग कि किस सब्जेक्ट में, यानी जैसा कि आपने अभी बाल विकास देखा, हिंदी देखा, विज्ञान देखा, संस्कृत देखा, कंप्यूटर देखा, अब इनमें दोस्तों हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाल विकास, और ये पहली सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, बाल विकास का अर्थ पढ़ना है, आवश्यकता तथा क्षेत्र। इस तरह दोस्तों देखने में आपको नया सब्जेक्ट लगेगा, घबराएंगे नहीं, लेकिन जब क्लास चलने लगेगा तो बहुत ही आसान ये सब्जेक्ट आपको लगने लगती है। अब देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं जो होती हैं उनको पढ़ना है आपको, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। ये दोस्तों पीडीएफ में ही ऐसा लिखा है तो इसको इग्नोर करेंगे। अब देखिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास पढ़ना है, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व का विकास, उसके बाद व्यक्तित्व को परीक्षण करने के लिए, उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ना है दोस्तों, और कल्पना एवं चिंतन तथा तर्क शक्ति वाला पढ़ना। उसके बाद दोस्तों बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे पढ़ना है दोस्तों अधिगम, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसको देखेंगे। इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है अधिगम। अधिगम क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अधिगम की प्रभावशाली जो विधियां हैं उसको पढ़ना है। अधिगम के नियम पढ़ना है, जैसे थार्डनाइक का नियम होता है, और थार्डनाइक के नियम जो कि दोस्तों 2 होते हैं उसको इसमें आपको पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख जो सिद्धांत होते हैं उन सभी सिद्धांतों को पढ़ना है, और इन सिद्धांत जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। इन्हीं सिद्धांतों से आपके एग्जाम में टेट में, सीटेट में भी प्रश्न आते हैं। अब इधर देखेंगे फिर अगला टॉपिक आपको पढ़ना होता है दोस्तों अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा टॉपिक में अर्थ, प्रकार है उसके महत्व को आप पढ़ेंगे। उसके बाद सीखने सिखाने के संदर्भ में, विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में सक्रिय सदस्य जैसे ग्राम शिक्षा समितियां, ये सब आपको पढ़ना। फिर ध्यान जो होता है दोस्तों ये पढ़ना। उसके बाद स्मृति टॉपिक पढ़ना, फिर सांख्यिकी पढ़ना।
ये सारे टॉपिक जो है दोस्तों आपको पहली सब्जेक्ट यानी बाल विकास में पढ़ना है। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। दूसरा जो सब्जेक्ट है और टॉपिक है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आपको दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसको देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है संप्रेषण, ठीक है। उसके बाद शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने हैं और शिक्षण के जो दोस्तों जितने सूत्र होते हैं वो सारे सूत्र आपको इसमें पढ़ने होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं। और इसमें दोस्तों आपको शिक्षण विधियां पढ़नी है और ये सारी शिक्षण विधियां जो है कि आपके सिलेबस में पढ़नी है। और यहाँ शिक्षण की नवीन जो विधियां होती हैं उसको भी पढ़ना है। और ये वाला जो है दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण है, उस शिक्षण के आधारभूत कौशल आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद अपेक्षित अधिगम स्तर जो होता है उसको पढ़ना होगा और इसके अंतर्गत जितने टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक को पढ़ना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री है और इसके अंतर्गत जितने सारे टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, ठीक है। देखिए जैसे अधिगम सामग्रियाँ क्या होती हैं, जैसे मैं आपको जिस माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और जिस युक्ति से पढ़ा रहा हूँ वही क्या होती है अधिगम सामग्रियाँ होती है, जैसे चाक बोर्ड और ये डिजिटल बोर्ड इसी तरह का, ठीक है। तो इसमें जो है कि आप देख सकते हैं सारे आपको पढ़ने। और जो अधिगम सामग्री होती है कई प्रकार की होती है, जब आपका क्लास चलेगा तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों और अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, विज्ञान। अब देखेंगे दोस्तों विज्ञान दोस्तों मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं जब आप विज्ञान के नोट्स देखेंगे और विज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे नंबर जो कि 25 में जो कि आराम से 24, 23, 22 आराम से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बैक भी कभी नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों जो बैक लगते हैं वो अधिकतम जो कि 25 नंबर वाली में बैक लग जाता है, तो बैक लगने के कोई चांसेस नहीं होंगे। बस आप जब क्लासें होंगी तो उन क्लासों को आप देखा करिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों हम विज्ञान के बारे में। विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद वनस्पति जगत के अंतर्गत आपको पढ़ना है, वनस्पति से संबंधित, पौधों से संबंधित। उसके बाद पौधों में प्रजनन जो होता है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद भौतिक विज्ञान, देखिए विज्ञान में आपको जो है कि 3 चैप्टर आपको मिलेंगे बायो से। उसके बाद इसमें आपको भौतिक विज्ञान भी मिलेगा, इसमें जो है कि गति और बल पढ़ना है आपको, पदार्थ हैं उसकी आवश्यकताएं पढ़ना है। यानी दोस्तों विज्ञान जो होता है, विज्ञान में आप बायो भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और दोस्तों फिजिक्स भी पढ़ेंगे, यानी तीनों विज्ञान इसमें आपको पढ़ना है। अब अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों गणित। गणित में दोस्तों क्या क्या पढ़ना है आपको, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान पढ़ना। अब वही सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप 6, 7, 8 तक पढ़ते हैं उन्हीं सब्जेक्टों को आपको पढ़ना है। अगर मैं बता दूं, अगर हूबहू अगर आप जैसे विज्ञान का मैं पढ़ाऊंगा तो विज्ञान में अगर आप 6 का बुक उठाएंगे तो 6 में जो है कि हूबहू वही चैप्टर देखने को मिलेंगे। और लगभग कभी कभी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें 10 तक के मिल जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे गुणा तथा भाग की संकल्पना पढ़ना है, भिन्न की संकल्पना पढ़ना है, दशमलव संख्या की अवधारणा आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद अपवर्तक यानी विभाजक, फिर अपवर्त यानी गुणज, जिसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं, वो वाले चैप्टर 20 में आपको पढ़ने हैं। और यहाँ देख ही सकते हैं। उसके बाद प्रतिशत क्या होता है उसको पढ़ना है आपको। अवर्गीकृत आंकड़ों यानी पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, उसके बाद पाई ग्राफ जो होते हैं उससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं आपके मैथ में। सजातीय तथा विजातीय बीजगणित पढ़ना है आपको, तलखंड और बिंदु रेखा और वक्र रेखा गणित यानी रेखा गणित भी पढ़ना है। जैसे इसमें आपको पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का कोण भी बनाने के लिए आता है। कोण के प्रकार आते हैं, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण के बारे में ही केवल पढ़ना है। उसके बाद त्रिभुज वगैरह भी पढ़ने को मिलते हैं। यानी मैथ में ही दोस्तों आपको सारे मैथ में जितने टॉपिक होते हैं सभी को पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों देखिए, अगर आप कहेंगे कि मैं क्या हूँ आर्ट से हूँ तो मैथ में पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बीटीसी करने जाते हैं तो आपको कोई एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनाया जाता है, आपको पूरी सब्जेक्ट दे दी जाती है और जहाँ जो है कि आपको लगा दिया जाए वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने होते हैं। तो इसमें इसीलिए सारी सब्जेक्टें कॉमन रखी जाती हैं और सभी को पढ़ने होते हैं, अनिवार्य होता है। बस 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके, जैसे उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, इस तरह के जो कि 2 सेमेस्टरों में आपको चेंज करने को मिलते हैं।
ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और सामाजिक विज्ञान में मैं बता दूं आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा राजनीति शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, यानी तीनों सब्जेक्टों का इसमें कंबाइन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इतिहास की बात करें तो दोस्तों इतिहास का अर्थ, महत्व और उनके स्रोत जो है वो आपको पढ़ना है। फिर पृथ्वी पर मानव की जो उत्पत्ति हुई है ये आपको पढ़ना है। फिर इधर देखेंगे दोस्तों नदी घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह 6-7 में है, सब पढ़ना है। फिर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, जनपद और महाजनपद के बारे में, और उपनिषद और जैन धर्म व बौद्ध धर्म। फर्स्ट सेमेस्टर में ओनली जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ही बारे में आपको पढ़ना है। अब इधर देखते हैं आपका भूगोल आ गया, सौर मंडल मानचित्र पढ़ना है, अक्षांश देशांतर पढ़ना है, पृथ्वी के ताप कटिबंध है वो पढ़ना है, पृथ्वी की गतियां, महाद्वीप और एशिया महाद्वीप और भारत वगैरह का इसमें आपको पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। और इसके बाद इधर जो है कि और कुछ है जो तो दोस्तों इधर देखेंगे खगोलीय संगठन के रूप में भी आपको पढ़ना है, जैसे नासा के बारे में, इसरो के बारे में, इस तरह की जो संगठन प्रणालियां हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली कैसी होती है, ग्रामीण जीवन जैसे पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। नगरीय जीवन में क्या क्या होता है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, इस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। जनपद स्तर पर दोस्तों कानून व्यवस्था कैसी होती है, भूमि व्यवस्था कैसी होती है, नागरिक सुविधाओं का कैसे विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य पे कैसे काम किया जाता है, वो सारा आपको पढ़ना है। फिर यातायात से भी दोस्तों आपको पढ़ना है, यातायात सड़क के नियमों और सड़क दुर्घटना से बचाव होती सावधानियां, फिर रेल यातायात और रेल क्रॉसिंग संकेतों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो इस तरह के जो कि सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में, ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। और कुछ अर्थशास्त्र भी दोस्तों इसमें आपको मिलेगा। देखिए अर्थशास्त्र भी है, और अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र का अभ्युदय कैसे हुआ, क्या योगदान है, ये सारा आपको पढ़ना। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, फिर एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एमएनपी क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होती है, डिस्पोजल इनकम क्या होती है, सारा जो है कि आपको इसमें पढ़ना है। यानी दोस्तों इसमें आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ना है। अब बात करेंगे दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में दोस्तों हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना है, शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाएगा, कैसे जो है कि क को बोला जाएगा, कैसे म को बोला जाएगा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, वर्णमाला के बारे में पूरा जो है कि आपको सीखना पड़ेगा। देवनागरी लिपि और संकेत स्वर व्यंजन ये सब पढ़ना है। फिर विलोम, समानार्थी और तुकांत शब्द पढ़ने हैं। अल्प विराम यानी विराम संबंधित जो है उसको पढ़ना है। फिर लेखन संबंधी जितना शिक्षण विधियां होती है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे संस्कृत। अब संस्कृत में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संस्कृत हम लोग बहुत लोग जो है कि संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोगों को संस्कृत अच्छी भी लगती है, लेकिन बहुत लोग, जैसे मैं भी था, तो संस्कृत में बहुत डरता था कि कहीं बैक ना लग जाए, क्योंकि ये दोस्तों ऐसी सब्जेक्ट होती थी कि क्योंकि हम लोग बहुत कम जो है कि पढ़े हैं इसको, हम लोग हाई स्कूल में भी नहीं पढ़े थे, तो इस तरह का जो लोग नहीं पढ़ते उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, बहुत ही आसान होता है, डरने की कोई बात नहीं है। आसपास की वस्तुओं का संस्कृत में नाम लिखने के लिए आता है, और संज्ञा, लिंग, वचन की जानकारी आती है उसमें, और संज्ञा और सर्वनाम के सभी विभक्तियों को और वचनों का ज्ञान कराया जाता है। धातु के अंतर्गत लट और लंग लकार के बारे में सीखा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम। उसके बाद सरल संस्कृत वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना भी सीखेंगे। वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन, श्लोक तथा नीतिपरक वाक्य, 1 से 20 तक के संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, 1 से 20 तक सभी संस्कृत में आपको याद कराया जाता है। और ये बाकी सभी शिक्षण विधियां जो है, चाहे विधाएं जो है, वो सारे आपके कराए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगला टॉपिक पे। अब बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है कि आपको ओनली फर्स्ट सेमेस्टर में ही देखने को मिलेगा, और इस कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, सिलेबस देखने में बहुत ही बड़ा लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस ओनली जैसे कंप्यूटर क्या होता है उसका परिचय आपको पढ़ना होगा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टाइप ऑफ जितने कंप्यूटर होते हैं वो आपको पढ़ना है, फिर यूज एप्लीकेशन, फिर एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंपोनेंट एंड कंप्यूटर सिस्टम को जो है सारे जो है कि इसमें जो आते हैं वो सारा आपको पढ़ना है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में। और बाकी सब नीचे देख लेते हैं और क्या क्या पढ़ना है आपको। यह है वर्किंग विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि कैसे कार्य करता है,
उसके बाद इंटरनेट के बारे में आप पढ़ेंगे और इंटरनेट के बारे में परिचय भी दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको पढ़ना है इसमें। फिर इंटरनेट पे कैसे काम करना है, MHRD क्या होता है, NCERT क्या होता है, डाइट क्या होता है, यूपी बेसिक एजुकेशन क्या होता है, अभी जो नई शिक्षा नीति बनी है, चाहे नए जो शिक्षा विभाग बने उस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो है कि कुछ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो सिलेबस हैं दोस्तों ये आप देख सकते हैं। वर्किंग ऑफिस पैकेज, इसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेशनल वर्क, इस तरह का जो है कि दोस्तों आपके एग्जाम में कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो यहीं तक रहा दोस्तों आपका BTC फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। और दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही आपको इस चैनल पे BTC फर्स्ट सेमेस्टर और बाकी सब सेमेस्टरों के वीडियो आपको रेगुलर मिलने लगेगी। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।